नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, उसी क्रम में आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास किसी विशेष परीक्षा को आधार नहीं, लगभग सभी परीक्षाओं को अपने डोमेन में लेते हुए चलेगी। आप जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं देते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा दें, उस हर परीक्षा के लिए ये क्लास है। तो जो भी व्यक्ति इस क्लास से जुड़े वो यही सोच के जुड़े कि सिलेबस हम थोड़ा सा बड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन उसका जो रेंज होगा वो बहुत वाइड होगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी किसी पेपर को देने में। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि एसएससी के लिए ही है या रेलवे के लिए ही है या पुलिस के लिए ही है या डिफेंस के लिए ही है। तो ये क्लास आपको लगभग सभी परीक्षाओं में बेहतरीन वाली मदद करेगी। चलिए, टॉपिक है हमारा आज की हमारी क्लास भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का सामान्य परिचय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप भी टेस्ट सीरीज से गुजरे तो आपको एक सवाल सबसे पहले देखने को मिलेगा। हमारा भारत के नाम, हमारे देश के नाम, सबसे पहला टॉपिक देखने को मिलता है। हमारे देश के नाम क्या क्या हैं? हमारे देश के नाम सबसे पहला टॉपिक होगा सामान्य परिचय में। उसके बाद हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि विश्व के नक्शे पटल पर, ग्लोब पर हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे देश का की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। उसके बाद हम चर्चा जिस टॉपिक की करेंगे वो ये है, जब हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देख रहे होंगे तो इसी में हम कुछ चीज देखेंगे, जैसे भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, और इसी क्रम में हम देख रहे होंगे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है, इस चीज की भी हम चर्चा कर रहे होंगे कि भारत का लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन कितना है, लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन क्या है, भारत का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन क्या है दादा, इसको भी हम देखेंगे कि लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन कितना है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन भारत का कितना है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रमुख बिंदु, भारत के प्रमुख बिंदु, भारत के प्रमुख बिंदु देखेंगे हम, जैसे भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, कितनी दूरी है एक दूसरे के बीच, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से होके जाती है, वो भारत को लगभग दो भागों में बांट देती है लगभग। तो भारत और कर्क रेखा, भारत और कर्क रेखा, हम इसमें देखेंगे कि अभी आजकल नए प्रकार के सवाल कैसे बन रहे हैं, है ना। अभी आजकल एक नए किस्म के सवाल लाइट में आते हैं कि मान लीजिए कोई शहर दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये कर्क रेखा से ऊपर है या नीचे है, या निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से ऊपर है, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से नीचे है। इस किस्म के सवाल बनते हैं। फिर आती है भारत की समय रेखा, भारत की समय रेखा, द टाइम लाइन ऑफ इंडिया, टाइम लाइन ऑफ इंडिया, टाइम लाइन ऑफ इंडिया हमारा टॉपिक बनेगा। फिर हम देखेंगे भारत की सीमा और उससे जुड़े विवाद,
भारत की सीमाएं और उससे जुड़े वर्तमान में क्या विवाद है, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। भारत की सीमाएं और उससे जुड़े विवाद, उससे जुड़े विवाद और उनका वर्तमान में क्या स्थिति है। बहुत सारे विवाद आप देखते होंगे, चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान तो ऐसे मानो जैसे विवादों का ही दूसरा पर्यायवाची पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान से हमारे क्या विवाद है, चीन से हमारे क्या विवाद है, नेपाल से हमारा क्या विवाद चलता है, म्यांमार से हमारी किस प्रकार की समस्याएं हैं, बांग्लादेश से हमारी किस प्रकार की समस्याएं हैं। यूं तो हमारा एक जलीय पड़ोसी देश है श्रीलंका, उससे हमारे क्या विवाद हैं। ये सब विवाद और उनका वर्तमान परिदृश्य क्या है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं हमारे देश के नाम क्या है। हमारा पहला टॉपिक होगा इसमें हमारे देश का नाम। हमारे देश के नाम क्या है। हमारे देश के नाम, नेम ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता रहा है ना, समय समय पर हमारे देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता रहा। आइए कौन से वो नाम हैं जरा देखें। देखिए साहब, हमारे देश का सबसे पहला नाम भारत है। हमारे देश का सबसे पहला नाम भारत है। इसके पीछे क्या लॉजिक दिया जाता है ना, लॉजिक कई है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे पेपर में जो लॉजिक आएगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिएगा, भारत कहते हैं एक राजा दुष्यंत, एक राजा हुआ करते थे दुष्यंत, सही गलत बना दिया ना, राजा दुष्यंत और शकुंतला उनकी पत्नी थी। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुआ करते थे भरत, जिनके बारे में आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि वो शेर के दांत गिन दिया करते थे। तो उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। आपने जैन धर्म के पहले तीर्थंकर सुने होंगे, नाम है ऋषभ देव, अवश्य सुना होगा, नाम था ऋषभ देव। तो ऋषभ देव के दो पुत्र हुआ करते थे। ऋषभ देव के दो पुत्र हैं, इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम भरत था और दूसरे पुत्र का नाम बाहुबली था। आप इतिहास में इस चीज को पढ़ेंगे कि जो ऋषभ देव थे वो अयोध्या के राजा थे और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र भरत के पक्ष में जो है गद्दी का त्याग किया था। ये जो पुत्र है भरत, कहते हैं कि इसी के पक्ष में गद्दी का त्याग किया था, इनके पक्ष में ही सत्ता का त्याग किया था। इनके पक्ष में ही सत्ता का त्याग किया था। और जब इनके पक्ष में ही सत्ता का त्याग किया तो कहा जाता है कि ये एक बड़े अच्छे राजा हुए, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम जो भारत पड़ गया। नोट कीजिएगा, जो ऋषभ देव हैं वो अयोध्या के राजा थे, जैसे पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के राजा सुसैन के पुत्र थे जो 23वें तीर्थंकर थे। एक आप सभी जानते हैं, एक नाम भारत इसी नाम पर भी आता है। आर्यों का एक कबीला था, आर्यों का एक कबीला आर्यों का एक कबीला था। इस कबीले का नाम भरत था। क्या नाम था? भरत कबीला। कहते हैं कि इस भरत कबीले के नाम पर भी हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा।
आप इतिहास में पढ़ेंगे कि एक दशराग युद्ध हुआ था, तो वो जो भरत कबीले के राजा थे, राजा सुदास, और उनके अगेंस्ट में 10 राजाओं का एक संघ बन गया था, वो इसी भरत कबीले के राजा थे। तो नोट कीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार पूछा गया सवाल है कि आर्यों के किस कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा। तो आर्यों का एक कबीला हुआ करता था भरत कबीला, आर्यों के भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम जो है भैया जी वो भारत पड़ा है। देखिए, एक हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुस्तान। देखिए, जो सिंधु नदी है, सिंधु को ग्रीक लोग, जो ग्रीक थे, वो है कहते थे, वो ग्रीक लोग है पुकारते थे, वो है कहते थे। तो जो सिंधु थी, सिंधु बनी हिंदू, और हिंदुस्तान का अर्थ होता है दी लैंड ऑफ, के लोगों की जगह, अफगान लोगों की जगह अफगानिस्तान, तजाक लोगों की जगह तजाकिस्तान, पाक लोगों की जगह पाकिस्तान है, उज्बेक लोगों की जगह उज्बेकिस्तान। तो सिंधु से बनी हिंदू, और हिंदू नदी के दक्षिण में रहने वाले लोग बने हिंदुस्तानी। देखिए, कई बार यह भी बात आता है कि हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया। हालांकि इंडिया कहने के पीछे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तर्क दिया जाता है वो है सिंधु नदी को इंडस कहने के तर्ज पर। जो सिंधु नदी है, सिंधु को इंडस कहने के तर्ज पर, कहने के कारण इंडस से बना इंडिया। क्या बना? इंडिया। हालांकि कहीं कहीं पुस्तकों में एक जिक्र और भी मिलता है, यहां नोट करके लिखो उस बात को। नोट करके कहानी ये मिलती है कि जो सैंधव सभ्यता के लोग थे, सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले कपास पैदा किया, और कपास को सिंधु लोगों ने पैदा किया था, तो उसे सिंडोन कहा जाता था। सैंधव सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले कपास पैदा किया। क्या पैदा किया? सबसे पहले कपास को पैदा किया था। आप इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको कि कपास की क्या कहानी है। तो कपास को कई बार सिंडोन भी कहा गया। ये जो कपास था, इसे सिंडोन भी कहा गया। सिंडोन से बना इंडोन। ये भी एक वीक तर्क है, लेकिन दिया जाता है, कहीं कहीं इस बात का जिक्र मिलता है, इसे सिंडोन भी कहा गया। इसे सिंडोन भी कहा गया है ना। सिंडोन, इंडोन, इंडोन, इंडिया जिसको मिलता जुलता शब्द है। लेकिन व्रत भी कहा गया। आर्यव्रत का अर्थ होता है आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान भी कहा गया है। द लैंड हु बिलोंग्स टू द सेटलमेंट ऑफ द आर्यंस। हमारे देश को जम्बू द्वीप भी कहा गया है। जम्बू द्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। देखिए, जम्बू क्या है? लोग कहते हैं बरगद का पेड़ था, एक जगह हमने पढ़ा था कि कहीं यह भी लिखा था कि जामुन का पेड़ था। कुछ भी रहा हो, यह बात सच है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत विशाल वृक्ष के नाम पर, एक विशाल वृक्ष के नाम पर, यही एक सेफ तरीका है बच निकलने का, है ना।
आप कुछ कहो, लोग कुछ अंदाजा लगा लें, तो ये एक सेफ तरीका निकल जाता है बचने का कि भाई ये एक विशाल वृक्ष के नाम पर। किसके नाम पर? एक विशाल वृक्ष के नाम पर हमारे देश का नाम जम्मू द्वीप भी है। अब सवाल आता है कि हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो हमारे देश का संवैधानिक नाम संविधान के अनुच्छेद 1 से दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 से दिया गया है। और अनुच्छेद 1 से क्या है? इंडिया दैट इज भारत, या भारत दैट इज इंडिया। कई बार सवाल यह पूछा जाता है कि क्या पहले है, इंडिया दैट इज भारत है कि भारत दैट इज इंडिया है। यह समझ में कई बार सर नहीं आता, तो वो फिर आपका प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। जब संविधान की कॉपी को आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसमें इंडिया दैट इज भारत है, उसी को तुम अनुच्छेद को हिंदी में पढ़ोगे तो भारत दैट इज इंडिया है। अनुच्छेद 1 से भारत दैट इज इंडिया नाम दिया गया है। किससे है? ये अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 से हमारे देश का नाम भारत दैट इज इंडिया है। तो उम्मीद करता हूं हमारे देश का नाम वाली बात आपको क्लियर हो गई है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हमारे देश के जो नाम हैं उनका कुछ आधार आप बताइए कि हमारे देश के क्या क्या नाम है। तो बेसिक जानकारी आदमी को होनी चाहिए, है ना। वैसे भी आजकल जानकारी बेसिक तो क्या, जानकारी डीपली होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान अब सामान्य नहीं रह गया है, असामान्य ज्ञान हो गया है। वर्तमान में आ रहे पेपरों के माध्यम से एक बात तो पता चल जाती है कि अब सवाल यह है कि दोष किसको दिया जाए। दोष दे भी नहीं सकते, लेकिन चीजें साफ हैं कि अब काम वैसे नहीं चलेगा जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि लुंज पुंज तरीके से काम नहीं चलेगा। बहुत डीप चीजों को पूछा जाता है। आइए, भारत की स्थिति है ये क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है? आइए, अच्छा टॉपिक है, चीजें समझ में आ जाएंगी एक ही बार में। लेकिन चीजों को समझने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ना देखें कि पृथ्वी कैसी है। आइए, कैसी है पृथ्वी? पृथ्वी चपटी है, इस तरीके से आपको अर्थ दिखाई देगी। यह है पृथ्वी, और पृथ्वी को बिल्कुल बीच में से एक काल्पनिक रेखा है जो डिवाइड करती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। समझे? यह है भूमध्य रेखा। रेखा काल्पनिक है, इसी को भैया भूमध्य रेखा कहते हैं। दैट इज इक्वेटर, आल्सो नोन एज विषुवत रेखा। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी विषुवत रेखा में हम देखेंगे कि यह विषुवत रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग में पृथ्वी ज्यादा है ना, मतलब पृथ्वी समझते हो, जमीन का हिस्सा ज्यादा है, और इसके नीचे वाले भाग में पानी ज्यादा मौजूद है। इस तरीके से स्ट्रक्चर, ऊपर वाला भाग जो है उसमें जमीन का हिस्सा ज्यादा है, और चूंकि जमीन का हिस्सा ज्यादा है इसीलिए बहुत सारे मौसमी बदलाव उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होते हैं। जमीन है, पानी है, जमीन जल्दी गर्म होती, जल्दी ठंडी होती है, पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो मौसमी बदलाव अच्छे खासे वहां देखने को मिलते हैं। तो ऊपर वाला जो गोलार्ध हुआ, इस गोलार्ध को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं।
क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले गोलार्ध को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। कहां है भारत? भारत पहली दृष्टि में दिखाई पड़ता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। यहां पर भारत जो है, हमारा देश मौजूद है इस तरीके से। यहां पर हमारा देश मौजूद है दादा, ये रहा भारत। तो भारत संपूर्ण तरीके से उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। भारत संपूर्ण तरीके से उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। लेकिन आजकल चीजें ऐसे पूछ नहीं रहा है भाई। इस पृथ्वी पे अकेले अक्षांश थोड़ी है, देशांतर भी है। और जब हम देशांतरों की चर्चा करते हैं तो एक देशांतर ऐसे है, लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड, एक ऐसे जिसे 0 डिग्री का देशांतर कहते हैं। कौन सा देशांतर हुआ ये 0 डिग्री का देशांतर है। ये 0 डिग्री का देशांतर है, दैट इज 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। और 0 डिग्री के इस लॉन्गिट्यूड को बनाने के बाद एक बात तो हमारे समझ में आ जाती है कि ये जो गोलार्ध बना दादा, ये वाला गोलार्ध, ये गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध बन गया। क्या बन गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये गोलार्ध हमारा क्या बन गया? ये गोलार्ध हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध बन गया। नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो प्रॉपर पर्टिकुलरली पूछ ले तो पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है भारत। इसमें है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। नहीं आई बात समझ में? आ गई? ठीक है। और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में दैट इज नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे टॉपिक में अंदर, चीजें नई मिलती चली जाएंगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब तो लूसेंट में लिखा हुआ है, लेकिन अभी जब आप चीजें आगे बढ़ेंगे आपको तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पानी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ने से पता चलेगा कि नहीं ये चीजें नहीं थी पता। अभी समझ, आगे बढ़ते रहिए, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, किसमें है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। आगे देखिएगा, अब ये तो समझ में आ गई। और भारत जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। जब ये देखो, ये आपके अक्षांश है, ये भैया आपके देशांतर है, तो सीधी सी बात यह है कि ये तो कहीं भारत से भी होकर गुजरते होंगे। बस वहीं से वो टॉपिक बनता है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो हमने देखा था। तो भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने देखी, अब ये देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का
भारत का अक्षांश, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। The latitudinal and the longitudinal expansion of India. Latitudinal longitudinal expansion. ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार। The latitudinal expansion of India. Latitudinal expansion। ठीक है, आइए सबसे पहले एक भारत का नक्शा ड्रॉ करें। नक्शा काल्पनिक है, इमेजिनरी है, और उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। नक्शा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप एक अभ्यास में रहें नक्शा बनाने के। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं और आप भारत का नक्शा ही नहीं बना सकते तो फिर उसमें चीजें समझने में दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप जैसा भी बना पाए आप नक्शा बनाएं। ये भारत है भैया जी, ठीक है, ये भारत की मुख्य भूमि है। लेकिन भारत के मुख्य भूमि से इतर भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ते हैं। ऊपर ये अंडमान है, इधर देखिए इस तरफ को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन सांकेतिक तौर पर 3 बनाए गए हैं। ये भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि है। और ये भारत के क्षेत्र हैं। ऊपर अंडमान है, अंडमान, और नीचे है निकोबार। जब भी कभी ज्योग्राफी को पढ़ें तो वास्तविक नक्शा भी अपने साथ में लेकर बैठे। हमें तो ठीक है भाई, हम तो चूंकि पढ़ रहे पढ़ाते हमें तो पता चल जाता है, अब बड़े लंबे समय से चीजें देखें, लेकिन फिर भी आप कोशिश किया करो कि एक वास्तविक नक्शा आपके आसपास जरूर होना चाहिए। तो यहां से चूंकि इक्वेटर गुजरती है, यहां से इक्वेटर ये गुजर रही है, ये भूमध्य रेखा है, ये है आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है जी? भूमध्य रेखा। जब ये भूमध्य रेखा है तो देखिएगा यहां से 876 किलोमीटर जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऑब्वियस बात है कि भारत की मुख्य भूमि से आपका सामना नहीं होगा, मेनलैंड से आपका सामना नहीं होगा, आपका सामना होगा निकोबार से। तो भारत का जो पहला अक्षांश गुजरता है, भारत का पहला अक्षांश गुजरता है यहां से, ये यह मुख्य भूमि में यहां से गुजरता है, यहां से,
कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से जाती है। ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। मैंने पहले ही बता दिया है, मैप सांकेतिक है, लेकिन फिर भी समझाने के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहला अक्षांश जो लैटिट्यूड, क्योंकि 0 डिग्री लैटिट्यूड भूमध्य रेखा है, 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एन लिखना नहीं भूलेंगे। यही सवाल एक बार एसएससी ने पूछा था, उसने एन लिखा था, तो नॉर्थ का पता होना चाहिए, नॉर्थ है। फिर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड मुख्य भूमि पर। फिर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और ठीक है, और यहां पर ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। भूमध्य रेखा से ऊपर चलोगे तो सबसे पहला अक्षांश जो मिलता है 6 डिग्री 4 मिनट का है। कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट। देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, संपूर्ण भारत का भारत के, अगर पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखें, अकेले मुख्य भूमि को ना देखें, मेन लैंड को ही ना देखें, पूरा भारत देखें के दृष्टिकोण से, के दृष्टिकोण से 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, मैं देखिए, और कहां से कहां तक फैला है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 समझ गए? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। लेकिन मुख्य भूमि पर देखें, आप जब भी पढ़ें सवाल को जरूर पढ़ें। अगर वहां मुख्य भूमि शब्द आ गया है तो फिर मैं जो बात बता रहा हूं उसको ऑप्शन लगाना। मेन लैंड, मुख्य भूमि पर जो मेन लैंड है, आठ डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब ध्यान जो है एक चीज को समझिएगा, यहीं पर भारत का उत्तरी बिंदु भी है। यहीं पर भारत का उत्तरी बिंदु है, यहां भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि पर, और यहां भारत का सुदूर दक्षिणतम है। यह भी तो पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, और ओवरऑल भारत का दक्षिण, जो दक्षिणतम बिंदु है, सुदूर दक्षिणतम, यह आपका दक्षिणतम बिंदु है। सदर्न पॉइंट, और यह बनेगा आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट, सुदूर दक्षिणतम बिंदु।
सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ये आपका उत्तरी बिंदु हो गया, दैट इज नदर्न पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? नॉर्दर्न पॉइंट। बोलो, ये टॉपिक बनेगा नहीं बनेगा? सुदूर दक्षिणतम, दक्षिणतम अंतर समझ गए? बोलिए आप सब। ऐसा लग रहा है जैसे लाइव क्लास चल रही है। कोई बात नहीं, आप समझेंगे वैसे इस चीज को। आइए, भारत का सुदूर, आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैं लाइव क्लास का क्यों नहीं कर पाया, रिकॉर्डेड क्लास में आपको क्यों दे पा रहा हूं। लाइव क्लास में एक समय होता है, मान लीजिए हम किसी चीज विशेष काम से बाहर भी हैं तो एक बाध्यता हो जाती है वहां पहुंचना, जबकि ओवरऑल क्लास ही प्रोवाइड कराना है। रिकॉर्डेड क्लास ऐसी होती है कि हम आपको समय से क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। जैसे 7:30 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास अपलोड हो जाया करेगी, है ना, सही 7:30 बजे। और सुबह अप्रोक्स 10 बजे के आसपास हम आपकी इतिहास क्लास अपलोड करा देंगे। अभी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे एक साथ। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु द सदर्न मोस्ट पॉइंट। देखिए क्या है स्थिति, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। बात क्लियर हो गई? अभी नक्शे पे हमने देखा था, जहां पर है निकोबार का वो हिस्सा ग्रेट निकोबार कहलाता है। क्या है वो जगह? ग्रेट निकोबार है। अगली बात, उसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, आल्सो नोन एज पार्सन बिंदु, इसी को लिंग हिशी भी कहते हैं। लिंग हिशी, इसे ही पिगमेलियन बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, लिंग हिशी है, ये सब इसी के नाम। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का जो सदर्न पॉइंट है, बात को बिल्कुल क्लियर करके लिखो तो टॉपिक भी समझ में आता है और नोट्स भी अच्छे बन जाते हैं। जो दक्षिणतम बिंदु है वो मुख्य भूमि पर है, मुख्य भूमि पर है, तमिलनाडु में है, नाम इसका कन्याकुमारी है। नाम क्या है? कन्याकुमारी। लोकेशन इसकी 8 डिग्री 4 मिनट है। कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश इसकी लोकेशन है। और कन्याकुमारी के बारे में यह भी कह सकते हैं आप कि यहां पर 3 समुद्रों का पानी आपस में मिल जाता है। कितने समुद्रों का? 3 समुद्रों का जो पानी है वो यहां पर आपस में मिलता है। 3 समुद्रों का पानी यहां आपस में मिलता है। आइए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु,
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश पर है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के अक्षांश पर यह मौजूद है। नाम इसका इंद्राकाल है। इंद्राकाल। काल क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का प्राकृतिक रास्ते को काल कहते हैं। लोकल लैंग्वेजेस में इसी कॉल को हम ला के नाम से जानते हैं। ला, है ना। जैसे क्या होता है इंद्राकाल? दो पहाड़ों के बीच का प्राकृतिक रास्ता। काल जो है दो पर्वतों के बीच का प्राकृतिक रास्ता। दो पर्वतों के बीच का प्राकृतिक मार्ग जो कहलाता है उसे काल कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको ला कहा जाता है। ला, जैसे बड़ा लाचा ला, शिव की ला, ला डगवास से ही शब्द, जो ला डगवास शब्द है इसी से लद्दाख शब्द बना, है ना। ला की भूमि, है ना। प्राकृतिक मार्ग जैसे इंद्राकाल करता हूं। ये आपको बात समझ आई। अब हम किसके बारे में जानेंगे? हमारा अगला टॉपिक है कर्क रेखा। क्या है जी? हमारा अगला टॉपिक कर्क रेखा है, जिस पर हम कर्क रेखा और देशांतर सहित हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। क्लास आपकी 7 अपलोड हो जाया करेगी और आप सभी लोग थोड़ा सा प्यार दिखाओ इस चैनल को, है ना, और अच्छा हो जाएगा सब। ठीक है, तो ये आपकी क्लास 01 थी दोस्तों। क्लास को एंजॉय कीजिए। कोई भी बात होती है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। नमस्ते।